मैं सत्यवान, आइरिस एनालिस्ट का काउंसलर एंड डू आइरिस्कन का डायरेक्टर। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आगे भी कुछ ऐसे वीडियो है जो हमारे फाउंडर डॉक्टर संजय गौतम, जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है, हर किसी की मदद के लिए, हर किसी को ये जानकारी देने के लिए, उनकी इनबॉर्न पोटेंशियल क्या है बोल के। तो इसमें आपको ये सारे आपके मन में जितने भी डाउट्स है इस सॉफ्टवेयर के बारे में, आइरिस एनालाइज है क्या, किस तरह से काम करती है, उसकी यूसेज क्या है, क्या क्या पैटर्न पे वो काम करती है, किस तरह से यूज करती है, उसके अगर आप उसमें से बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हो उसमें क्या फैसिलिटीज है, क्या बेनिफिट है आपके साथ, आप हर ये जो वीडियोस है प्लीज लास्ट तक देखिए। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आपके फैमिलीज के लिए, आपके किड्स के लिए, आपके कोलिग्स के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर के पिताजी ने उसे कहा होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने उसे कहा होता कि तू सिंगर बन जा, तो उनका आज क्या होता? Weak area can never become your area of excellence. On the other side, when you are working on your strength area, तो कम मेहनत करके आप ज्यादा रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। आपने कॉन्सेप्ट बनाया आइरिस एनालिसिस का, जिसके थ्रू आप बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटीज बता देते हैं, जिसके वजह से वो आगे फ्यूचर में अच्छे स्टेप ले पाए और अपना करियर बना पाए। ये सब काम कैसे करता है? मात्र अपने मोबाइल या लैपटॉप से सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर दुनिया के किसी भी कोने से वो खुद अपना ये एनालिसिस करा सकते हैं। ये जो रिपोर्ट आपकी बनती है, निकलती है, आपके हिसाब से वो कितनी परसेंट एक्यूरेट? जो अभी तक हमारे कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से वो 100% एक्यूरेट है। कितने कस्टमर्स अभी तक इसको यूज कर चुके? करीब 1 लाख से ज्यादा रिपोर्ट्स हम जनरेट कर चुके हैं पिछले करीब 2 साल के अंदर। अगर आप एक कॉर्पोरेट का डेटा उठा के देखें, डेटा ये कहता है कि 78% ऑफ द कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज वो काम कर ही नहीं रहे हैं जिसमें उन्होंने पढ़ाई करी है। सिर्फ आइरिस को स्कैन करके 65 पेजेस की रिपोर्ट बना के दे रहे हो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हो गई तो उसके बाद उनके ब्रेन को एनालाइज किया गया और एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि उनका जो ब्रेन का साइज था वो एक्चुअली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में 10% स्मॉलर था, लेकिन फिर भी एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे जीनियस लोगों में काउंट होते हैं। तो मैं जैसे एक्टिंग करना चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने रिपोर्ट निकाली है उसमें दिखा रहा है कि मैं एक्टिंग के लायक नहीं हूँ। अब अगर आपको शुरू से पता होता, आपके पेरेंट्स को पता होता और अगर आप स्पोर्ट्स में करियर बनाते तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के साथ हमें आज एक और नाम पता होता, अरविंद अरोड़ा। अभी मैंने सिर्फ आपको रिपोर्ट के 2 हिस्से बताए और एक करेक्ट है। करेक्ट है। मेरा सबसे ज्यादा मन लगता है स्पोर्ट्स में, सबसे ज्यादा, नो डाउट। अगर आप पेरेंट्स हैं तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपका बच्चा वही कर रहा है जिसके वो काबिल है? जरा सोच के देखिए, अगर लता मंगेशकर के पिताजी ने उसे कहा होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने उसे कहा होता कि तू सिंगर बन जा, तो उनका आज क्या होता? पर क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है या ऐसा कोई तरीका है जो आपके बच्चे को अभी गाइड कर दे कि उसे क्या करना है? आज का हमारा पॉडकास्ट इसी पे ही है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आपके बच्चे में कुछ खास बात जरूर है जो ऊपर वाले ने इनहेरेंटली उसे दी है, उसके अंदर है। वजह है, बात है तो उसे पहचानने की। जी हाँ, और अगर आप वो पहचान लेंगे तो शायद आपका बच्चा बहुत कम स्ट्रगल में भी वो हासिल कर लेगा जो लता मंगेशकर ने हासिल किया, जो सचिन तेंदुलकर ने हासिल किया, और वो लेजेंड्स बन गए। पर कैसे? बस इसी पे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं आज का। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से हम आपके बच्चों को मदद कर सकें ताकि आपका बच्चा शुरू में ही पहचान ले कि उसे करना क्या है अपनी जिंदगी में। तो इसी प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर संजय गौतम, जो सिर्फ आपकी आइरिस, आपके बच्चे की आइरिस या किसी की भी आइरिस को एनालाइज करके बता सकते हैं कि उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज क्या है। तो ये काम कैसे होता है, कैसे होगा? आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि काम कैसे होता होगा, तो इसी बात का जवाब तो देने के लिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में संजय गौतम जी साक्षात हमारे साथ हैं। उनके साथ वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं संजय गौतम जी का। संजय गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो मैं आपको ना बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप एक ऐसी प्रॉब्लम को कैटर करो जिससे मैं खुद गुजरा हूँ, और मुझे लगता है आप भी पक्का गुजरे होंगे। बिल्कुल। ये एक ऐसा स्ट्रगल है जिसमें माँ बाप भी पिस जाते हैं और बच्चे का भविष्य भी पिस जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस चीज़ को जानने के लिए कि आइरिस एनालिसिस से ये पता कैसे लगाया जा सकता है, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या वाकया था जिससे आपको इतनी स्ट्रगल महसूस हुई और आपने सोचा कि यार काश मुझे कोई मदद कर देता और अब मैं बच्चों की मदद करना चाहता हूँ। ओके,
सी मेरी कहानी बड़ी अलग है सबसे, राइट। पॉडकास्ट बहुत लंबा ना हो इसलिए शॉर्ट में बताऊंगा। मैं दिल्ली का ही हूँ, बेसिकली बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली सिटी। एंड मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे मैंने वायलेंस देखी है, डोमेस्टिक वायलेंस देखी है, राइट, शराब के नशे देखे हैं, घर में मारपीट देखी है, और एक ऐसा परिवार मैंने देखा है जहाँ पे एजुकेशन को किसी भी तरह की कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो तो ऐसे एक बैकग्राउंड में आता हूँ, और उस बैकग्राउंड में मैंने डेफिनेटली ये महसूस किया कि यार आई हैव नो बडी हु कैन एक्चुअली गाइड मी कि भाई मुझे लाइफ में एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली जैसे आपने बोला, मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा मेंटोर नहीं है, कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा असेसमेंट नहीं है जो मुझे या बाकी बच्चों को ये बता सके कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में करना क्या है। तो यस, आज से कुछ साल पहले ये मेरा खुद का पेन था। इस पेन को मैंने महसूस किया और मैं नहीं चाहता था कि जो पेन मैंने लिया वो पेन आज की डेट में आजकल के बच्चे या बाकी स्टूडेंट्स भी लें। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर जन्म के पीछे एक पेन होता है। अगर हमारी माँ ने वो हमें जन्म देने का पेन नहीं लिया होता तो शायद हम भी इस दुनिया में नहीं पैदा होते। तो आइरिस एनालिसिस के जन्म के पीछे भी एक पेन था, और वो पेन यही था कि आई वॉज लॉस्ट, कम्प्लीटली लॉस्ट इन माई लाइफ, इन माई करियर। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस तरह से आई वॉज लॉस्ट उसी तरह से आजकल के जो बच्चे हैं वो भी लॉस्ट हों। उन्हें अगर कोई असेसमेंट, कोई एक टूल, कोई एक टेक्नोलॉजी, कोई एक साइंस अगर उनकी मदद कर सके उन्हें खुद से इंट्रोड्यूस कराने में, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप और मैं मिलके एक बड़ा रेवोल्यूशन ला सकते हैं इस दुनिया में। बिल्कुल सच बात है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात बता देता हूँ। इंडिया में 70% बच्चे ऐसे हैं जो बेसिकली वो कर ही नहीं रहे हैं जिसके वो काबिल हैं। आपने 3 इडियट्स देखी है, वो बातें आपको याद होंगी। उसी पे अमल करते हुए मैं जानना चाहता हूँ सर से कि हम बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं, आइरिस एनालिसिस आखिर होता क्या है और उससे मदद कैसे होती है। तो इसको, ये जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया आइरिस एनालिसिस का, जिसके थ्रू आप बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटीज़ बता देते हैं, जिसके वजह से वो आगे फ्यूचर में अच्छे स्टेप ले पाए और अपना करियर बना पाए, ये सब काम कैसे करता है, प्लीज़ बताइए। तो ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है। तो आप ये कह सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है आइरिस एनालिसिस। तो मैं पहले इसके पीछे की साइंस इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, फिर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। साइंस ही कहती है कि हमारी आंखें हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनफैक्ट ब्रेन इज़ दी ओनली ऑर्गन विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर आइज़। और जो नर्व हमारी आइज़ और ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है उन्हें कहते हैं ऑप्टिक नर्व। हमारी 2 आंखें हैं और 2 ही ऑप्टिक नर्व हैं। हमारी लेफ्ट आई से जो ऑप्टिक नर्व निकलती है वो हमारे राइट ब्रेन को कनेक्ट करती है, और हमारी राइट आई से जो ऑप्टिक नर्व निकलती है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी आइज़ और हमारा ब्रेन, रादर हमारी पूरी बॉडी और हमारा ब्रेन, दे आर क्रॉस फंक्शनली कनेक्टेड विद ईच अदर। अब बात करते हैं आइरिस की। तो आइरिस क्या होता है? आइरिस हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट होता है। अब ये जो कलर्ड पार्ट है ये ऑब्वियसली एक सर्कुलर शेप में है। इस सर्कुलर शेप में अलग अलग जोन होते हैं, और एक जोन किसी न किसी पर्टिकुलर एक बॉडी के ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, राइट। इसका मतलब ये है कि आप इस सर्कुलर आइरिस को एक सर्कुलर वॉल क्लॉक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक सर्कुलर वॉल क्लॉक में घड़ी में जब 11:05 होते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का एंगल। और हमारी आइरिस में भी ये जो 60 डिग्री का जो जोन है, जो 11 और 1 के बीच में होता है, ये जो जोन है, यस, ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का जोन हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और ये इन्फॉर्मेशन आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चार्ट आप अपनी ऑडियंस को स्क्रीन पे दिखाएं, ताकि ऑडियंस ये समझ सके कि आइरिस का वो कौन सा हिस्सा है जो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और इस 60 डिग्री के जोन में, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रेन भी लिखा है, और ब्रेन के जो लोब्स होते हैं, ब्रेन के 4 मेन लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। उन लोब्स के नाम भी लिखे हुए हैं। तो साइंस इसके पीछे की ये है कि आइज ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं। आइरिस का ये वाला जोन हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी इस टेक्नोलॉजी में, आइरिस एनालिसिस में, आइरिस को स्कैन करके आइरिस का जो ये वाला पार्ट है उसको एनालाइज किया जाता है, और एनालाइज करके एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है किसी भी इंसान के ब्रेन की, और वो रिपोर्ट उस इंसान के ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर को रिवील करती है और उसकी इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़ बताती है। एक मेरा संशय था इसमें, आपके हिसाब से, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, ये जो रिपोर्ट आपकी बनती है, निकलती है, आपके हिसाब से वो कितनी % एक्यूरेट है? मेरे हिसाब से 90% एक्यूरेट है, और जो अभी तक हमारे कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से वो 100% एक्यूरेट है। कितने कस्टमर्स अभी तक इसको यूज़ कर चुके हैं? करीब 1 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट्स हम जनरेट कर चुके हैं पिछले करीब 2 साल के अंदर। 1 लाख से ज़्यादा लोग? जी।
बहुत बढ़िया। और उनका हमारे पास प्रॉपर वीडियो टेस्टिमोनियल्स, उनके एक्सपीरियंसेस सब कुछ हमारे पास है। वी हैव मोर देन 1 लाख कस्टमर्स जिन्होंने अभी तक इस एनालिसिस को एक्सपीरियंस किया है और अपना पॉजिटिव फीडबैक शेयर किया। मुझे ज़रा उस रिपोर्ट के बारे में बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ आयरिस के एनालिसिस से, सिर्फ आयरिस को स्कैन करके 65 पेजेस की रिपोर्ट बना के दे रहे हो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू। क्या क्या बताता होगा उसमें? ओके वैसे तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन फटाफट मैं कुछ बेनिफिट्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये किसी भी इंसान की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़ को बताता है, जिसे हम बोलते हैं प्री नेटल यूनिक एबिलिटीज़। अब यहाँ पे मैं करीब 1 मिनट और बात करना चाहूँगा। प्री नेटल यूनिक एबिलिटीज़ एग्जैक्टली होती क्या है, तो पेरेंट्स को मैं समझाना चाहूँगा कि प्री नेटल यूनिक एबिलिटीज़ का मैं एक एग्जांपल लेके देता हूँ आपको। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं गधे का, राइट। गधा जो कि बोझा उठाने के काम आता है। अब हमने एक गधे को उठा लिया, गधे को अडॉप्ट कर लिया, और उस गधे को हमने अगले 4 साल में 10,000 घंटे की ट्रेनिंग दी। अरविंद जी, आप खुद साइंस के ऊपर बहुत सारे कंटेंट बनाते हैं, तो आपको पता होगा कि साइंस में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को 10,000 घंटे तक प्रैक्टिस कर ले तो वो उसमें महारत हासिल कर लेता है, राइट। उसमें वो एक्सपर्ट बन जाता है। इनफैक्ट जितने भी ये ओलंपिक्स में जो लोग पार्टिसिपेट्स करते हैं, चाहे वो स्विमर हैं, चाहे वो स्प्रिंटर हैं, या कोई भी गेम है जो, तो वो लोग बेसिकली 10,000 घंटे का एक बेंचमार्क लेके चलते हैं कि अगर मैंने 10,000 घंटे इस चीज़ में प्रैक्टिस कर ली तो आई विल बी एबल टू अचीव द एक्सेलेंस, राइट। तो 10,000 घंटे का एक बेंचमार्क होता है। तो गधे को ले लिया, उसको 4 साल के अंदर 10,000 घंटे में दौड़ने की ट्रेनिंग दी गई, और इन 10,000 घंटों के दौरान उसको अच्छे से अच्छा जॉकी दिया गया, उसको अच्छे से अच्छी एक्सरसाइज कराई गई, उसको अच्छे से अच्छी डाइट दी गई, हर वो फैसिलिटी दी जिससे वो गधा दौड़ने में अव्वल हो सके। 10,000 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, 4 साल गुजर गए, और 4 साल बाद ये जो गधा है ये गधों की दुनिया में बहुत फेमस हो गया, क्योंकि ये अब दौड़ने में सबसे नंबर 1 गधा हो चुका है। अब 4 साल बाद इस गधे को एक घोड़े के साथ रेस में कॉम्पीट कराया गया। तो आपको लगता है कि ये जो 4 साल का क्रैश कोर्स या 4 साल की रिग्रेस ट्रेनिंग करके ये जो गधा आया है, ये घोड़े को रेस में हरा सकता है कभी भी? आंसर इज नो। और घोड़े को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, तो फिर भी लेकिन घोड़ा बड़ी आसानी से बिना किसी एफर्ट के इस ट्रेंड गधे को भी बड़ी आसानी से रेस में हरा सकता है। क्यों? क्योंकि दौड़ना गधे की प्री नेटल यूनिक एबिलिटीज़ नहीं है, और वहीं दौड़ना घोड़े की प्री नेटल यूनिक एबिलिटीज़ हैं। तो बिना किसी ट्रेनिंग के भी घोड़ा गधे को बड़ी आसानी से हरा सकता है, क्योंकि वो अपनी प्री नेटल यूनिक एबिलिटीज़ के ऊपर काम कर रहा है। अब बात करते हैं घोड़े की। घोड़ा जो कि दौड़ने के लिए बना है, उसको उठा लिया अगले 4 साल के लिए, उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको ट्रेनिंग दी गई अगले 10,000 घंटे की, अच्छी से अच्छी डाइट, अच्छी से अच्छी एक्सरसाइज, अच्छे से अच्छा जॉकी। अब 4 साल बाद जाहिर सी बात है, ये जो घोड़ा है जो कि दौड़ने के लिए ही बना है, ये घोड़ा बाकी घोड़ों में सबसे तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा हो गया, घोड़ों की दुनिया में इसकी वाह वाह हो गई। अब 4 साल बाद इस घोड़े को एक चीते के साथ रेस में कॉम्पीट कराया गया। तो आपको लगता है अरविंद जी कि ये घोड़ा कभी चीते को रेस में हरा सकता है? नहीं। आंसर इज नो, है ना। क्यों? क्योंकि चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन दिस प्लेनेट। और चीतों को किसी ने दौड़ने की ट्रेनिंग दी है क्या? चीते को किसी ने 10,000 घंटे की ट्रेनिंग दी है क्या? चीते को किसी ने कोई एक्सरसाइज नहीं कराई, लेकिन उसके बावजूद भी चीता बिना किसी एफर्ट के घोड़े को बड़ी आसानी से रेस में हरा सकता है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि चीता अपनी नेचुरल एबिलिटीज के साथ, प्री नेटल यूनिक एबिलिटीज़ के साथ इस दुनिया में पैदा हुआ है, जिसके दम पे वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, और उसे बीट करना किसी भी दूसरे जानवर के लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे वो जितनी मर्जी ट्रेनिंग ले ले, जितना मर्जी कोर्स कर ले। डू यू एग्री विद दिस? यही है प्री नेटल यूनिक एबिलिटीज़, कि हर व्यक्ति, अब जिस तरह से चीता अपनी प्री नेटल यूनिक एबिलिटीज़ के साथ पैदा हुआ है, उसी तरह से हम लोग ह्यूमन बीइंग भी, हम लोग किसी ना किसी प्री नेटल यूनिक एबिलिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं। और अगर पेरेंट्स अपने बच्चे की उस प्री नेटल यूनिक एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लें और अगर उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो उनका बच्चा भी चीते की तरह अपनी ज़िंदगी की दौड़ में अव्वल आ सकता है। बहुत बढ़िया। करेक्ट। तो ये एनालिसिस आपको क्लियरली बताएगा कि आपके बच्चे की प्री नेटल यूनिक एबिलिटीज़ क्या हैं, कि वो बच्चा कौन से फील्ड का चीता बन सकता है, वो कौन से फील्ड का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, वो कौन से फील्ड की लता मंगेशकर बन सकती है, या वो एग्जैक्टली क्या करने के लिए इस धरती पे जन्मा है। तो ये पहला बेनिफिट है इस एनालिसिस का। मतलब वो स्पेसिफाई कर देगा एब्सोल्युटली कि आपके ब्रेन का ये वाला जो हिस्सा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं ना अरविंद जी, तो सब कुछ कमांड तो ब्रेन से ही आ रही है ना।
अगर मैं अपना हाथ भी हिला रहा हूँ तो कमांड इज कमिंग फ्रॉम माई ब्रेन। और अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन एक्चुअली ब्रेन में 10 अलग अलग लोब्स होते हैं, 5 हमारे लेफ्ट साइड में, 5 हमारे राइट साइड में, तो टोटल 10 लोब्स होते हैं। और इन ब्रेन लोब्स के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। जिन ब्रेन लोब के अंदर जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे उससे होने वाली एक्टिविटीज़ आप उतनी ही बखूबी से कर पाओगे। सारा गेम न्यूरॉन डेंसिटी का है। आपने कहीं ना कहीं ये रिसर्च में या किसी स्टडी में पढ़ा होगा कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हो गई तो उसके बाद उनके ब्रेन को एनालाइज किया गया, और एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि उनका जो ब्रेन का साइज़ था वो एक्चुअली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में 10% स्मॉलर था। अच्छा, हाँ, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ऑडियंस इस बात को गूगल सर्च कर सकती है, इट्स अ फैक्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्रेन था वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में 10% स्मॉलर था, लेकिन फिर भी एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे जीनियस लोगों में काउंट होते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि उस स्मॉलर ब्रेन में जो न्यूरॉन डेंसिटी थी वो आम आदमी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थी। तो सारा जो गेम है वो न्यूरॉन डेंसिटी का है। तो ये एनालिसिस आपको बताएगा कि आपके ब्रेन के कौन से लोब में कितने न्यूरॉन हैं, उसकी क्या न्यूरॉन डेंसिटी है, और उससे होने वाले काम आप कितनी बखूबी कर सकते हैं। तो ये आपको बताएगा आपके ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपके ब्रेन का इंटेलिजेंस लेवल, इमोशनल लेवल, क्रिएटिविटी लेवल, प्रेशर हैंडलिंग लेवल। अगर आपका बच्चा एक स्टूडेंट है तो ये आपको बताएगा उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रीम सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगी, क्योंकि 10th के बाद बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़। तो ये क्लियरली बताएगा कि उसके ब्रेन के हिसाब से उसके लिए कौन सी स्ट्रीम सबसे ज़्यादा सूटेबल है। उसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, करियर ऑप्शंस एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ तक बच्चे ही नहीं, बल्कि अगर मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल की भी बात करूँ, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकता है, क्योंकि ये उनको क्लियरली बताएगा कि वो किस डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। वो मार्केटिंग के लिए है, सेल्स के लिए है, ऑपरेशन के लिए है, HR के लिए है, उनका लीडरशिप स्टाइल क्या है, उनका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, उनका गोल सेटिंग उनका कैसा है, उनका प्लानिंग कैसा है। तो वो सारी की सारी कॉर्पोरेट एबिलिटी जो हमें अपने वर्किंग लाइफ में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में चाहिए होती हैं, ये उसका भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करता है। तो 0 to 100 कोई भी व्यक्ति एनालिसिस करा सकता है, और ये कुछ की बेनिफिट्स हैं, ये जो कुछ की पॉइंट्स हैं जो इस रिपोर्ट में निकल के आते हैं। मतलब मैं भी करवा सकता हूँ? 100% तो हम करने वाले हैं अभी? कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे करना है उसको? प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमने इसको इतना सिंपल बनाया है कि एक 10 साल का बच्चा भी अपने घर में बैठ के ये एनालिसिस कंप्लीट कर सकता है। Okay. फटाफट इसका प्रोसेस बता देता हूँ। कस्टमर हमारे लैंडिंग पेज पे जाता है, वहाँ पे उसे एक बटन दिखाई देता है, जनरेट एनालिसिस, वो उस पर क्लिक करता है। उसके बाद वो अपना कंट्री चूज करता है, क्योंकि ये ग्लोबली ऑपरेट होता है, तो सारी कंट्रीज़ की लिस्ट है, आप अपना कंट्री चूज़ कीजिए। वी आर फ्रॉम इंडिया, तो हमने इंडिया चूज़ कर लिया, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी डाला, सबमिट कर दिया। और जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके डिवाइस का कैमरा, चाहे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपके डिवाइस का कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। और उस कैमरे के पीछे काम करती है AI की टेक्नोलॉजी। और उस कैमरे के थ्रू आपकी आंखों को स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद AI उनको स्कैन करता है। आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना, आपको बस बैठे रहना है सामने आंखें खोल के, इस तरह से जैसे आप अपनी सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है। तो वो AI की टेक्नोलॉजी आपकी आंखों को स्कैन करती है, उसके बाद वो उनको एनालाइज करती है। एनालाइज करने के बाद वो एक डेटा ड्राइव करती है। डेटा ड्राइव करने के बाद वो पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करती है। तो ये प्रोसेस इतना सिंपल है कि अगर कोई व्यक्ति इसको कराना चाहता है तो उसे ये एनालिसिस कराने के लिए उसे ना तो किसी सेंटर पे विजिट करना है, ना उसे कोई टेक्निकल बंदा चाहिए, ना उसे कोई स्पेशल गैजेट चाहिए। मात्र अपने मोबाइल या लैपटॉप से सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर दुनिया के किसी भी कोने से वो खुद अपना ये एनालिसिस करा सकता है। इट इज़ सो सिंपल एंड ईजी। इसमें 2 छोटे से सवाल हैं। पहला सवाल, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर आइरिस, जो डेटा आप दे रहे हैं वो कितना सेफ है आपके साइट पे? तो हमें बेसिकली 2 डेटा चाहिए होते हैं, एक डेमोग्राफिक डेटा और दूसरा बायोमेट्रिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा ऑप्शनल है। आपने रिपोर्ट जनरेट करी, आपका नाम अरविंद अरोड़ा है, आप मत लिखो उसमें अरविंद अरोड़ा, आप कुछ भी ABCD नाम लिख दो, फादर का नाम XYZ लिख दो। तो ये जो डेमोग्राफिक डेटा है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि भाई ये एनालिसिस अरविंद जी का है। आप नहीं शेयर करना चाहते मत शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बायोमेट्रिक डेटा विच इज़ योर आइरिस। तो बायोमेट्रिक डेटा येस स्कैन होता है, एनालाइज होता है, और एनालाइज होने के बाद वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाता है। कर नहीं दिया जाता, सर्वर उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। और ये इन्फॉर्मेशन हम अपने रिपोर्ट के डिस्क्लेमर में भी देते हैं। और जब कस्टमर रिपोर्ट जनरेट करता है तो वहाँ भी एक डिस्क्लेमर होता है और उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन होती है दैट वी डू नॉट स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा ऑफ योर आइरिस। सो वी डोंट स्टोर बायोमेट्रिक डेटा।
हाँ, डेमोग्राफिक डेटा हमारे पास जरूर सेव रहता है, कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, एड्रेस, और वो भी कस्टमर की ऑप्शन है, अगर वो चाहता है कि वो ये शेयर नहीं करना चाहता, मत शेयर करे, तो वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, दैट्स ऑल। सो डेटा किसी भी तरह से स्टोर नहीं किया जाता हमारे साथ। दूसरा मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा था। सवाल ये था कि सपोज़ कि मैं करना चाहता हूँ, मैं जैसे एक्टिंग करना चाहता हूँ, और लेकिन जो मैंने रिपोर्ट निकाली है उसमें दिखा रहा है कि मैं एक्टिंग के लायक नहीं हूँ, या सिंगिंग करना चाहता हूँ तो सिंगिंग के लायक नहीं हूँ, ठीक है, या यूट्यूबर बनना चाहता हूँ तो यूट्यूबर के लायक नहीं हूँ। ठीक है। तो एक तो ये होता है कि भाई रिपोर्ट में दिखा रहा है कि मैं लायक नहीं हूँ, तो मैं उसकी आस ही छोड़ दूँ, या दूसरी ये भी हो सकता है कि उसमें लिखा है कि मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन क्यों लायक नहीं हूँ उस पर काम करूँ। तो किस तरफ जाना चाहिए इंसान को, ये कैसे तय होगा? आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू फॉर दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड खान सर और गौर गोपाल दास जी, ये तीनों लोग कपिल शर्मा शो पे आए थे। वहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन थी, सिमिलर क्वेश्चन था। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। वही जवाब मैं एक्चुअली आपके ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा कि बच्चे के पास दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट वो है जिसमें वो 30-35% मार्क्स लेकर आता है, एक दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें वो 70-75% मार्क्स लेकर आता है। तो यानी कि एक सब्जेक्ट वो है जिसमें वो वीक है और दूसरा सब्जेक्ट वो है जिसमें वो स्ट्रांग है। तो 30% वाले पे आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, 30% पे आप मेहनत करोगे तो 30 से वो 40, 45, 50 पहुंच जाएगा, लेकिन वो 95 नहीं पहुंच पाएगा। वहीं दूसरी साइड जब आपके पास 70-75% वाला सब्जेक्ट है, उस पर अगर आप मेहनत करोगे तो उस पर कम मेहनत करके आप ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। दुनिया क्या करती है अरविंद जी? दुनिया हमेशा ये बोलती है कि वर्क ऑन योर वीकनेस, वर्क ऑन योर वीकनेस, वर्क ऑन योर वीकनेस। आप वीकनेस पे जिंदगी भर मेहनत करते रहो। वीक एरिया कैन नेवर बिकम योर एरिया ऑफ एक्सीलेंस। ऑन दी अदर साइड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ एरिया, तो स्ट्रेंथ एरिया पे जब आप काम करोगे तो कम मेहनत करके आप ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। कईयों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या कॉस्ट है, थोड़ा सा वो भी पूछ लेते हैं। इसकी क्या कॉस्ट रखी है? जब मान लो कोई पेरेंट है, वो चाहता है कि भी चलो मैं अपने बच्चे के लिए एक आइरिस एनालिसिस करवा ही लेता हूँ। वैसे आप बाय द वे आपने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा है? ओके, कंपनी का लीगल नाम है ब्रेनोग्राफिक्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ओके, आइरिस एनालिसिस इज द ब्रांड नेम। ओके। तो आइरिस एनालिसिस अगर करवाना चाहता है तो उसकी क्या कॉस्ट है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन हो सकता है, राइट? तो मैं एक्चुअली ये बोलना चाहूँगा कि आज की डेट में इंडिया में जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, जो एक ए कैटेगरी टाउन में या बी कैटेगरी टाउन में रहती है, अगर आप एक बच्चे की एजुकेशन की कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टिल हिज पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि एक पेरेंट आज की डेट में अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर मोटा मोटा करीब 15-20 लाख रुपए खर्च करता है। ये ज़्यादा भी हो सकता है बहुत सारे केसेस में, थोड़ा कम भी हो सकता है, बट ये एक एवरेज वैल्यू निकल के आती है 15-20 लाख रुपए। आप भी एक पेरेंट हैं, मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो हम सब लोगों को एक आइडिया है, और हमारी ऑडियंस में बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, वो भी इससे एग्री कर सकते हैं, राइट? अब ये पूरे के पूरे 20 लाख रुपए पानी में जा सकते हैं अगर इसे एक सही दिशा ना दी जाए तो। और इस 20 लाख रुपए को सही दिशा देने के लिए पेरेंट को बहुत एक छोटी सी रकम खर्च करनी है, और वो भी पूरे जीवन में सिर्फ एक बार, और वो जो रकम है वो इस कॉस्ट के कंपैरिजन में 0.001% भी नहीं है। यानी ये कॉस्ट बहुत इसकी कम है इस पूरी रिपोर्ट की। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि सही बात है, अपने बच्चे को अंधेरे कुएं में धक्का देने से बढ़िया है पहले ही जान ले कि उसके लिए वो रास्ता बना है कि नहीं बना। तो जब मुझे आज भी याद है कि मैं 12th के बाद मैंने बहुत धक्के खाए थे ये जानने के लिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, मैंने मैथ के टीचर के पास गया, केमिस्ट्री के टीचर के पास गया, है ना, और उनसे भी जाके जाना कि मैं क्या करूं सर। बेचारे मन मार के बताते तो थे, लेकिन बताते थे कि क्या करें, उनका समय लगता था। पर बहुत ज़रूरी होता है, नो डाउट। अब बहुत सारे पेरेंट्स से अग्री करेंगे, और अगर आप अग्री करते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाइए इनकी टीम से कनेक्ट करिए, चॉइस आपका है। और थोड़ा जान लेते हैं, क्या कोई स्पेसिफिकेशन है कि हर तरह की कैटेगरी में ये आपका सॉफ्टवेयर काम करता है? सी ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, राइट? बट येस, ये जो एनालिसिस है, ये जो बच्चे मेंटली चैलेंज है उस केस में ये कारगर नहीं है। तो अगर कोई बच्चा मेंटल चैलेंज से गुजर रहा है तो उसके लिए डेफिनेटली ये एप्लीकेबल नहीं है, तो वो पेरेंट्स इसको ना ही करें, वो साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, राइट? फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन, येस, डेफिनेटली इट इज़ फॉर एवरीबडी, and it is not only for identifying the
career selections and everything, it is actually to understand your child as a whole, Okay. right? And if you do it from the beginning itself, right? If you do it from the beginning itself, this is going to be a clear blueprint for your child, and you will be able to do a better parenting of your child today. That's all. तो मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ. इनका ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट, जितना भी एनालिसिस है, बेसिकली उनके लिए कतई नहीं है. जो दिमागी तौर पे परेशान चल रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा इस रिपोर्ट को देख के, तो वैसा नहीं होने वाला है. उसके लिए आप प्रॉपरली एक साइकेट्रिस्ट को दिखाइए. लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो अपना पाथ देख रहे हैं आगे, फ्यूचर में होता है ना एक कन्फ्यूजन रहता है, 10th के बाद क्या करूं, 12th के बाद क्या करूं, या फिर इसको कौन सी स्ट्रीम दिलवाई जाए, किस लायक है बच्चा. हम फोर्स करते रहते हैं, साइंस ले ले, विज्ञान ले ले, इजंट इट, या फिर तू आर्ट क्यों नहीं ले लेता. आर्ट के लिए तो कोई फोर्स नहीं करता, साइंस के लिए ज़्यादातर करते हैं. तो ऐसे केस में ना वो बच्चा कहता है कि मैं विज्ञान या साइंस के लायक नहीं हूँ. बच्चे का कन्फ्यूजन हो या पेरेंट का कन्फ्यूजन हो, दोनों केस में रिपोर्ट काम की है नॉर्मल पेरेंट और नॉर्मल बच्चों के लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, सो बड़ा अच्छा आइडिया है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा. इसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ है इन 65 पेजेस में जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पेरेंट्स को जान के बड़ी अच्छी लगी? जैसे मैंने बताया आपको कि मल्टीपल एरियाज में काम करता है जी. राइट. और जो आज की डेट में हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं, जी. है ना. इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन अ क्लिक ऑफ इट, राइट. अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक खासकर जो आजकल जेनजीज एक जो जनरेशन है, उनका पेरेंट्स के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है आज की डेट में. बहुत बड़ा गैप आता जा रहा है. ये उस गैप को ख़त्म करने में मदद करता है. पेरेंट्स की मदद करता है बच्चों को समझने में कि एग्जैक्टली मेरा बच्चा क्या है और उसको किस तरीके से मैं हैंडल करूं कि मेरे और उसके बीच में कोई गैप ना है. आज एक जेनजी से पूछो कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर पेरेंट्स, उसका एक ही कंप्लेंट है. वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, वो हमेशा ये बोलेगा दे डोंट अंडरस्टैंड मी. तो ये जो कंप्लेंट है, और पेरेंट्स से पूछो कि बच्चों से क्या शिकायत है, दे डोंट लिसन टू अस, दे डोंट अंडरस्टैंड अस. तो सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में पैदा हो रहा है, वो हो रहा है अंडरस्टैंडिंग का. पेरेंट्स बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं. तो ये जो गैप है, और ये जो गैप समय के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है, इस गैप को ख़त्म करने में बहुत बड़ी मदद करता है आइरिस एनालिसिस. फिर से बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है. वैसे तो काश मेरे टाइम पे ऐसे को बता दिया होता तो मैं इतने कन्फ्यूजन में 1-2 साल ख़राब नहीं करता. क्योंकि इवेंचुअली देखा जाए तो मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन फाइनली यूट्यूबर बना और आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ. तो इट वॉज सरप्राइजिंग. मुझे पहले पता होता तो मैं अपना पूरा ध्यान उसी चीज़ पे लगाता और शायद मैं और ज़्यादा सक्सेसफुल होता. बट ठीक है. और अरविंद जी, ये स्टोरी सिर्फ आपकी नहीं है कि आप इंजीनियर हैं, फिर आप यूट्यूबर बने, आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो. अगर आप एक कॉर्पोरेट का डेटा उठा के देखें तो डेटा ये कहता है कि 78% ऑफ द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ वो काम कर ही नहीं रहे हैं जिसमें उन्होंने पढ़ाई करी है. ठीक है. तो इट इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ अरविंद अरोड़ा और संजय गौतम ओनली, इट इज़ द स्टोरी ऑफ 78% सच यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स. एक कोई इंटरेस्टिंग केस बताइए. जैसे आप कह रहे थे कि आप लगभग 1 लाख लोग आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर चुके हैं, तो ऐसा कोई इंटरेस्टिंग केस बताइए जिसको सुन के कि आपका एनालिसिस उसने यूज़ किया, पेरेंट को बहुत फ़ायदा हुआ. कोई ऐसा केस? चलो, पहले आप बोल रहे पेरेंट को बहुत फ़ायदा हुआ, पहले तो पेरेंट का ही बताता हूँ मैं एग्जांपल. ठीक है. आई हैव अ नोन पर्सन, हिज नेम इज़ विपुल टोटेजा, राइट. वर्किंग प्रोफेशनल, HR बैकग्राउंड, अराउंड 25 years ऑफ एक्सपीरियंस. तो उनकी वाइफ हमेशा से कुछ करना चाहती थी, बट शी डिड नॉट हैव एनी क्लियर, एंड वेरी टैलेंटेड लेडी. शी हैज़ वर्कड विद सम ऑफ द बिग MNCs एंड ऑल. बट शादी के बाद बच्चा हुआ, बच्चे के बाद फिर वो फुल टाइम वर्किंग नहीं रह पाई एंड ऑल. तो उन्होंने अपना आइरिस एनालिसिस कराया. उनका आइरिस एनालिसिस ये कहता है कि उनका इनबॉर्न टैलेंट जो है वो है फैशन डिज़ाइनिंग में, कि अगर वो फैशन डिज़ाइनिंग में कुछ करे तो वो बहुत बेहतरीन काम कर सकती हैं. और रिपोर्ट के बाद उन्होंने बताया कि उनका शुरू से ही फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट भी रहा है. एनालिसिस के बाद उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग शुरू भी करी विद लिमिटेड फंड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज. और मज़े की बात यह है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एंड आई एम वेरी, आई डोंट यूज़ द वर्ड प्राउड, बट इट इज़ अ मूवमेंट फॉर मी टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू गॉड. वन मोर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड दैट लेडी, शी showcased some of her dresses
एंड उनके कुछ ड्रेसेस यूएस का एक बहुत बड़ा फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन होता है, उसके लिए वो ड्रेसेस सेलेक्ट हुई. दैट लेडी किरण टोटेजा उनका नाम है. शी ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू यूएस न्यूयॉर्क. उस फैशन शो में उन्होंने अपनी ड्रेसेस को डेमोस्ट्रेट किया और शी वॉन द सेकंड प्राइज इन दैट कॉम्पिटिशन. अमेजिंग. उनका टेस्टिमोनियल, उनका लाइव टेस्टिमोनियल हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वो भी लिंक आप प्लीज़ शेयर कर देना. लोग एक रियल केस स्टडी देखने को मिलेगी उनको. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे देते हैं आपको. तो ये तो हमने एक पेरेंट को, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया. अभी हम करने वाले हैं मेरा आइरिस का एनालिसिस. वो क्या कहता है ज़रा हम वो देख लेंगे. पेरेंट का हो गया, बच्चे का भी बताइए. बच्चे के केस में जैसे कि आजकल मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वो अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं भाई IIT की दौड़ में है सब. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर इन दिस रेस ऑफ आइदर IIT और नीट. तीसरा कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आता उनको. ठीक है, अब एक बच्चा आज से करीब 15-16 महीने पहले, राइट, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे, राइट, 14 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं. तो अब उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर था कि उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो IIT की तैयारी करे. ही वॉज इन 10th के एग्ज़ाम दे चुका था. तो वो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो IIT की तैयारी करे. वो उसको आकाश में भेजने की कोशिश कर रहे थे, राइट. बच्चे का इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, राइट. बच्चे का इंटरेस्ट था जिसको बोलते हैं ना ASI है ना हमारे कंट्री में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. उसका इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में कि भाई पुरानी चीज़ें, पुरानी इमारतें, मिट्टी, नेचर, इसमें उसका बड़ा इंटरेस्ट था, राइट. और ये बात हमें पता नहीं थी. हमने उसका एनालिसिस किया. एनालिसिस क्लियरली ये बता रहा है कि ये बच्चा तो ये सोफे पे बैठ के पढ़ने वाला नहीं है. इसको आप घास पे बिठा दो, मिट्टी में बिठा दो, पेड़ के नीचे बिठा दो. यानी कि उसको जितना नेचर के करीब रखोगे उतना उसका ब्रेन चीज़ों को ज़्यादा प्रोसेस करेगा. उसके ब्रेन का लेफ्ट ऑक्सीपिटल लोब, ये वाला, ये बहुत स्ट्रांग था. और ये जो लेफ्ट ऑक्सीपिटल लोब है ये एक्चुअली नेचर से डील करता है, राइट. इसमें आपके वेजिटेबल्स, एनिमल्स, ट्रीज, पेड़ पौधे, झरने, नदी, ये सब चीज़ें आती हैं. नेचर के प्रति आप कैसे डील करते हो, नेचर की आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है और नेचर के साथ आपका ब्रेन किस तरह से जुड़ा हुआ है. तो ये वाला लोब उसका बहुत स्ट्रांग था. सो वी रिकमेंडेड दीज पीपल कि बॉस, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग योर चाइल्ड टू IIT, आप इसको एक ऐसे प्रोफेशन में भेजिए जहाँ पे ये नेचर के साथ डील कर सके. जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो सकता है, बॉटनी हो सकता है. मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है. दिल्ली में आज की डेट में एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो है पोल्यूशन की, राइट. और दिल्ली के अलावा भी कई ऐसे शहर हैं जो आज की डेट में पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर उभर के आता है जो 99% पेरेंट्स को पता ही नहीं है, और उस करियर का नाम है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग. दिल्ली में और आने वाले समय में बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी कंट्रीज़ में इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बहुत ज़बरदस्त डिमांड पैदा होने वाली है और बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है. तो मैंने उनको बोला कि आपका बच्चा ऑलरेडी इन्वायरमेंट सेंसिटिव है, नेचर के प्रति उसके ब्रेन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. तो आप उसे ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कराने के बजाय आप उसे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग कराइए जिसमें उसका ब्रेन चल भी रहा है और आने वाले समय में उसका स्कोप भी बहुत है. उनको बात समझ आई, बच्चे को भी समझ आया. बच्चा भी खुद ही बोलता है कि हाँ यस, मेरा बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में. तो फाइनली उनका बच्चा इंजीनियरिंग में तो जा रहा है. अभी तो खैर वो 11th में है, इंजीनियरिंग में तो जा रहा है. पर ये उसको क्लैरिटी मिल गई कि मेरे को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं करनी है, मेरे को इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग करनी है. मेरा ब्रेन इस चीज़ के लिए बना हुआ है. बढ़िया, राइट. ये तो फाइनली एट द एंड मैं मेरा आइडियाज एनालिसिस भी करूँगा, लेकिन एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में आ रहा था. एक सवाल मेरा इंटरेस्टिंग दिमाग में ये भी आ रहा था कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, मैंने देखे हैं, जैसे मैं भी अपने टीचर के पास गया था और मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चे ट्यूशन टीचर के पास या स्कूल के टीचर के पास जाके पूछते हैं कि सर मैं क्या करूं. इट्स अ काइंड ऑफ काउंसलिंग. तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपका ये जो बिज़नेस है बेसिकली वो टीचर्स भी कर सकते हैं या फिर स्कूल वाले भी आपसे ये सॉफ्टवेयर लेके अपने बच्चों का एनालिसिस करवा सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बच्चे कनेक्शन में हो तो उनकी वो मदद कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, डेफिनेटली. क्योंकि सी दिस इज़ माई ओन इनोवेशन, राइट. और इस इनोवेशन को मैं अपने पास रखना नहीं चाहता हूँ. आई वांट टू स्प्रेड इट. कि स्प्रेड होगी तभी हमारे देश के हर एक बच्चे तक ये साइंस एक्चुअली पहुँचेगी, तभी उसको एक्चुअली बेनिफिट भी होगा. तो मैं इस साइंस को डेफिनेटली देश के हर एक कोने तक लेकर जाना चाहता हूँ. जिसके लिए डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर सम पीपल हु कैन
बी द पार्ट ऑफ आवर मिशन। तो टीचर आपने जो एग्जांपल दिया बिल्कुल सही एग्जांपल है। बहुत सारे टीचर्स अपने बच्चों की काउंसलिंग करते हैं और वो काउंसलिंग करते हैं तो उनके पास क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो कोई काउंसलर तो है नहीं, वो तो बेसिकली टीचर है, लेकिन फिर भी उनके पास जितनी भी जानकारी है उस जानकारी के आधार पे वो बच्चों की मदद करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, राइट, और वो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन अगर वही टीचर्स हमारी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो जो एक साधारण काउंसलिंग कर रहे हैं वो साधारण काउंसलिंग की जगह एक प्रोफेशनल काउंसलिंग कर सकते हैं और कोई गेसिंग वर्क नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं, बच्चे को एकदम सटीक सजेशन दे सकते हैं कि बेटा आपको एक्चुअली ये चीज़ करनी चाहिए। तो यस, स्कूल के टीचर्स और भी कई सेगमेंट हैं जो डेफिनेटली हमारे साथ इस मिशन में जुड़ सकते हैं। स्कूल टीचर हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, ट्रेनर्स हो सकते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं जो सचमुच समाज के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो मतलब एक रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं, एक चेंज लेकर आना चाहते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बच्चों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन देना चाहता हो, जो देश को विश्वगुरु बनाने में मदद करना चाहता हो, वो व्यक्ति हमारे इस मिशन से जुड़ के देश में और समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते। कुछ नहीं, समराइज कर देता हूँ एक बार, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे तो, बट फिर भी आयरिस एनालिसिस ये एक सॉफ्टवेयर हमारे इस महानुभाव ने बनाया है जो आज पॉडकास्ट में हमारे साथ है, सब कुछ बता रहे हैं संजय गौतम जी। इस आयरिस एनालिसिस के थ्रू जब आप आयरिस एनालिसिस करते हो बहुत आसानी से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करिए और उसके बाद वो आपकी आयरिस को, सिर्फ आपको कैमरा पे अपनी आयरिस को ऐसे खुला रखना है, थोड़ी देर खुला रखेंगे तो आपको वो एक रिपोर्ट डाउनलोड, पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, पीछे पूरा सॉफ्टवेयर है, वो रिपोर्ट डाउनलोड करके आप देख सकते हैं बेसिकली कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसके हिसाब से फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, अपनाए अपने बच्चे का। कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, स्पेसिफिकली बच्चे तो ज़रूर इस्तेमाल करें, और जो एम्प्लॉइज़ हैं जो बेचारे धक्के खा रहे हैं नौकरियों में, समझ नहीं आ रहा कि ये मेरा फ्यूचर है भी कि नहीं, वो भी कर सकते हो, आप ज़रूर करें। ये इसका ओवरऑल पूरा क्रक्स है जो मैंने आपको बता दिया है। तो आप तक आपने देखे हैं डॉक्टर संजय गौतम के ये जो वीडियो आपने, उन्होंने आपको पूरी डिटेल्स में समझाया है कि इस प्रोडक्ट, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको ये किस तरह से काम करते हैं और क्या करते हैं बोल के। तो आगे की भी वीडियो के लिए आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर आपको जरूरत ना हो, लेकिन किसी की जरूरत जरूर है। हो सकता है कि इस सॉफ्टवेयर के वजह से किसी की घर बच जाए, हो सकता है कि इस सॉफ्टवेयर की वजह से किसी स्टूडेंट्स की लाइफ सुधर जाए, हो सकता है कि इस सॉफ्टवेयर की वजह से किसी जरूरतमंद को उसकी अपनी प्रॉपर जो चाहता है वो जो करियर है, जो उसकी जो इनबॉर्न टैलेंट, जहां पे वो अपनी टैलेंट को दिखा सकता है, वो उसको मिल जाए। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।